इवनिंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोग का। कल आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर में जो है DCR एक होता है, जो है डाउट क्लियरिंग रूम जो होता है, आज इस पूरे रूम को बना दिया जाए DCR डाउट क्लियरिंग रूम। तो आज आपका जो भी कमेंट आया है, जो किन बच्चों में डाउट है, किन्हीं बच्चों को किन्हीं क्वेश्चन में डाउट है, उन डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो नितेश सर थोड़ा जितना कमेंट है मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दीजिए कि जो बच्चे पॉजिटिव वे में कमेंट किए हैं कि जिनको कुछ जानने के लिए सवाल पूछे हैं, उन बच्चे को इसमें जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि जो है उन बच्चे को बता दिया जाए जो जानना चाहते हैं। जो निगेटिव विचार को अनवांटेड होते हैं वो तो हर जगह होते हैं। जो जानने के लिए पूछे हैं, जो जानना चाह रहे हैं, उनका कमेंट देखा जाए किन किन क्वेश्चन में उनको LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इसलिए आप जानने वाले विद्यार्थी के लिए कोई जो है राम कुमार का कमेंट है कि सर क्वेश्चन नंबर 25 जो है यह समझा दिया जाए 30 तक, इसमें जो है हमको कुछ जो है डाउट हो रहा है। तो हम 30 नहीं, 25 से लेकर 30 तक के ही जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को जो है एक बार हम चर्चा कर देते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो बच्चे कमेंट किए हैं कि सर थोड़ा समय दीजिए लिखने के लिए, तो पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि मूर्ख बच्चों, या ऑनलाइन क्लास का लाइव नहीं चल रहा है, आप रोक करके लिख सकते हो। जो बोल रहे हैं एक बार और बता दीजिए, उसी वीडियो को एक बार और चला लीजिए, एक बार और चला लीजिए, हरदम वही बात आपको बताया जाएगा। तो फिर भी बच्चे हैं, उनका प्रॉब्लम है तो उसको देखना है। 25 नंबर जो है राम कुमार, देखते हैं आपके डाउट्स को। और आई बैच के बच्चे जिनका कल डिटर्मिनेंट के बेस पर कुछ क्वेश्चन बना था, जो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े थे, तो हम लास्ट में डिटर्मिनेंट थोड़ा सा बता देंगे कि 2/2 का 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वह कैसे सोल्व करते हैं, तो आपकी भी समस्या समाधान हो जाएगा। कल कुछ बच्चा 19 नंबर बोला था सर, कल कुछ बच्चा 19 नंबर से बोला था ना, 20 नंबर। देखिएगा, बस आप काम करने का सोचिए, हर तरीका से जो है हम लोग आपके साथ हैं। बस आप सीखिए, जानिए, समझिए। चलिए, उन्नीस नंबर वाले विद्यार्थी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में है OP का मान दिया गया है। तो वेक्टर OP का मान जो है, अब यहाँ पर सब बनाना संभव नहीं है, आपको सब यह सोल्व किया गया है। आप जो है इसको, जो पीछे वाला वीडियो है इसको देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनाते हैं, इन चीजों को हम चर्चा कर रहे हैं। वेक्टर OP बराबर कुछ वेक्टर यहाँ दिया गया है, किताब से देख करके OP लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद दिया गया है OQ दिया गया है, वेक्टर OQ दिया गया है। तो वेक्टर OQ बराबर भी दिया, कुछ वेक्टर दिया गया है। तो इस OP का क्या मतलब है? इस OP का मतलब रहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी P का स्थिति सदिश। OQ का क्या मतलब होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो इसको हमको क्या निकालना है? इसके बाद से यहाँ निकालना है वेक्टर PQ। तो वेक्टर PQ को हम क्या लिखते हैं? आपको बार बार हम बोलते हैं कि एक वीडियो में आप थोड़ा सा मिस कर जाइएगा तो आप लाख जो है प्रयास करते रहिएगा, अगला वीडियो से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। यह जो डाटा आप पूछे हैं, इसको पोजीशन वेक्टर में कम से कम 20 से 25 बार क्लियर किया गया था कि वेक्टर PQ रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, यानी OQ में से OP घटा दीजिए। OP यहाँ पर आपको दिया गया है, OQ दिया गया है, सेकेंड वाला वेक्टर में से फर्स्ट वाला वेक्टर घटा दीजिए, यह हो गया वेक्टर PQ का मान। उसी प्रकार अगर वेक्टर AB निकालना रहता था तो क्या बताए थे पोजीशन वेक्टर में? यहाँ लिखिए वेक्टर OB, यहाँ लिखिए माइनस वेक्टर OA, हो गया। तो यह है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 20 जो है
विशेष फोकस करके, और तब आपको हम बताए थे, यदि आप वीडियो देखे होंगे तो हर बात आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो आप नहीं देखे होंगे, लापरवाही करते होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपको नहीं सिखा सकती है। 20 नंबर को हम विशेष फोकस दे करके एक एक बात जो है वो बताए थे। लास्ट में जो वेक्टर आया था तो शायद यह आया था 1/√2i - 1/√2j + 0k। एंगल आया था तो यह आया था डायरेक्शन कोसाइन। और वहीं जब एंगल पूछा गया था डायरेक्शन कोसाइन में, यानी 45 डिग्री था, 135 डिग्री था और 90 डिग्री था। तो आप जो है यह जब 20 नंबर हम बनाए थे उसका वीडियो जो है एक बार फिर बारीकी से देखिएगा, बड़ा बारीकी से उसको जो है सोल्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 जो है दिक अनुपात और इसकी दिक कोसाइन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21। कभी भी आप थोड़ा सा लापरवाही बरतिएगा तो यह आपका क्लास नहीं है कि आप जितना बार कहोगे उतना बार वह चीज जो है एक बार दो बार देखा जाएगा। जब देखा जाएगा कि आप पिछले वीडियो में एक्टिव नहीं है और कुछ ऐसे बात पूछ रहे हैं कि जो एक नॉर्मल विद्यार्थी भी नहीं पूछ सकता है, तो फिर उन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, आप ऐसे ही लिखते रह जाओगे। यह जो दिक कोसाइन और दिक अनुपात वाला दिख रहा है तो सारा कुछ इस पर ड्राइव किया गया था और लास्ट में बताया गया था कि अगर कोई भी वेक्टर दिया गया है 21 में कि यदि कोई भी वेक्टर दिया गया है वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप और -2k कैप, तो आपको बताया गया था कि जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर में जो i j k का गुणांक होता है वह कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात। तो यहाँ पर था 1 1 -2 और डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको हम बोले थे कि यह जो वेक्टर है इसका मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी 1 + 1 + 4 यानी यह हो जाएगा √6। तो 1 कैप बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर a बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। तो ये हो गया 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप -2/√6 k कैप। तो आपको बताया गया था कि जो वेक्टर दिया गया है उसमें का जो i j k का गुणांक है वह डायरेक्शन रेशियो होता है और उसी वेक्टर का आप डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात कीजिएगा तो उस वेक्टर का इकाई सदिश निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए और यूनिट वेक्टर में जो i j k का गुणांक होता है वही कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कहने का मतलब l का मान, m का मान और n का मान। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, PQ के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां P और Q इतना इतना दिया गया है। तो जैसे कह रहा है बिंदु P, तो इसको जब वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर OP बराबर क्या लिखेंगे जी वेक्टर OP बराबर लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, आप सुन लीजिएगा। वेक्टर OP बराबर i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। उसी प्रकार वेक्टर OQ बराबर, यानी वेक्टर जैसे लगा देंगे तो इसको क्या लिखेंगे 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो यह हो गया वेक्टर OQ का वैल्यू। अब सिमिलरली यहाँ क्या निकालना है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ से निकालिए वेक्टर PQ। कैसे निकलेगा वेक्टर PQ तो अभी सीखे हैं OQ में से OP को माइनस कर दीजिए तो यह निकल गया आपका वेक्टर PQ। अब उसके बाद क्या कीजिएगा इसी वेक्टर का मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस निकालना जानते हैं ना, जो वेक्टर आएगा उसके i j k का जो कोफिशिएंट है रूट में रख करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे। उसके बाद इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर PQ बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ। तो इस तरह से आपका जो है 22 नंबर सवाल बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है 23 क्वेश्चन जो आपका है, तो 23 में कह रहा है A, B और C तीन को मान दिया गया है।
तो तीनों मान जो आपके पास दिया गया है 23 में, ए बराबर कुछ दिया गया है, बी बराबर कुछ दिया गया है और सी बराबर कुछ दिया गया है। तो आपको यहां से निकालना है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। तो आपको ए भी दिया है, बी भी दिया है और सी भी दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों दिया हुआ है। तो आप यहां से 2 इंटू ए का मान रखिए, बी का मान रखिए, सी का मान रखिए और सबको सोल्व कीजिए। मान लीजिए सोल्व करने पर जो वेक्टर आ रहा है उस वेक्टर का नाम मान लीजिए ये वेक्टर डी आया, इसका नाम दे दीजिए वेक्टर डी और इस डी का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। आप वीडियो देखिएगा, इसको हम बनाए थे, रुकिएगा वहां पर 2 बार 3 बार देखिएगा। अभी यह शुरुआती है, आप संभल जाइए अभी और सावधानी बरतिएगा। तो इतना ज्यादा सिलेबस पढ़ना है कि बाद में आप उसके बाद लिखते रह जाएगा 8 नंबर 10 नंबर 20 नंबर। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, सब कुछ आपका छूट जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को एक एक सवाल को आपके कॉपी में बताया गया है, आप खुद से थोड़ा वर्क करें, बार बार वीडियो को देखें। इन सारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो पूछने वाला क्वेश्चन है ए बी और सी का मान दिया गया है, ए का मान यहाँ रखोगे, बी का मान यहाँ रखोगे, सी का मान, उसके बाद सबको जोड़ घटाव करना है। और जो वेक्टर आएगा मान लीजिए वो वेक्टर का नाम हो गया वेक्टर डी, अब उस डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, इकाई सदिश निकाल दीजिए, हो गया। तो यह है क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 खूब बेहतरीन तरीका से और एक एक स्टेप वाइज आपको बताया गया था। 24 नंबर और 25 नंबर, 25 से लेकर के और 37 तक आपको होमवर्क दिए थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम बनाए भी थे और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कह दिया गया था खुद बना के लाइएगा। तो हम 25 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 24 में जिन बच्चे को डाउट होंगे वह देखिएगा कि 24 नंबर क्वेश्चन किस लेक्चर में कराया गया है, वहां आप रुकिएगा, आप वीडियो को रुक के देखिएगा। अगर आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो आप सबसे मूर्ख विद्यार्थी भी होंगे, तब भी आपके दिमाग में वह बात बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा भी लापरवाही कीजिएगा तो याद रखिए कि बाद में आंख में आंसू कम पड़ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आपसे एवरेज दर्जा के जो विद्यार्थी हैं मालूम चलेगा उनका रिजल्ट 85% है, 90% है, मैथ में 100 में 100 है और आप वहां सिर्फ अपने क्लास में चाहे जो वीडियो आपके पास भेजा गया तो आपने सिर्फ बात बनाया, आपने कोई भी काम कंसंट्रेट होकर के नहीं सुना, तो बस आपको उस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा। और मार्क्स एक ऐसा चीज होता है कि एक बार जो मोहर लग जाता है वह आजीवन आपके साथ रहता है। इसलिए आप संभल जाएं और अभी से भी समय है, रोज के वीडियो को रोज पढ़ें और प्रयास करें कि हर एक बात को हम समझें। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपको पूछने का मौका मिलेगा। हम खुद अपनी चीजों में कभी इन चीजों का जो कोई परवाह नहीं करते हैं कि कौन क्या कह रहा है, धीरा हो रहा है, एक ही बात बार बार हो रहा है, इन चीजों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा खुद एक सूत्रीय एजेंडा होता है कि जो क्लास के वर्ग के जो सबसे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी हैं, जो सबसे वीक विद्यार्थी हैं, उनको भी हर एक बात समझ में आए, और इसी एजेंडा पर हम काम करते हैं। 5-7 को जो अनवांटेड होते हैं वो चिल्लाते रह जाते हैं, धीरा हो रहा है, इसे हो रहा है। ये अलग बात है कि जो चिल्लाते हैं उनको खुद एवरेज उठा के देखिए तो उनसे ये वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन होगा तो नहीं सोल्व कर पाते हैं, सिर्फ बात बनाते हैं। लेकिन उन बच्चे को कभी हम केयर नहीं करते, वैसे ही बोलते रह जाते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं, जो काफी वीक बच्चे हैं, उन बच्चे को काफी तरीका से जो है प्रयास किया जाता है कि वो हर एक क्वेश्चन को बनाएं। तो आप तभी बना पाइएगा जब हर एक वीडियो को आप सावधानी से सुनिएगा, उसको सुनिएगा कि क्या कहा जा रहा है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बोला जा रहा है। हर वर्ड पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, हर शब्द पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आप नहीं क्लियर कर पाइएगा। इतना सिलेबस से थोड़े संभव है रोज वो चैप्टर लाया जाए और उस पर 1 घंटा डाउट क्लास किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपने बातों को इस तरीका से समझने का प्रयास करें कि जो वीडियो जा रहा है 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, उसके बाद आप नहीं चाहते हुए भी हर बात आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपके पास समय बहुत कम है, अभी से भी अपने पॉइंट पर आ जाइए और हर एक बात को बारीकी से समझिए, सुनिए। मैथमेटिक्स के 56 नंबर का जो पोर्शंस है, इन 56 मार्क्स पोर्शंस में कहीं भी जो एवरेज बच्चा होगा उसको भी 55 प्लस 50 प्लस स्कोरिंग है। बस आप हर लेक्चर, हर थ्योरी को देखते रहिए और एक्सरसाइज के हर सवाल को
आप समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, जिन सवाल को समझा के हम निकलते हैं उस सवाल आपसे नहीं बनता, उन सवाल को आप कमेंट पे लिखिए, उसको फिर सोल्व कर देंगे। लेकिन जिन पर पूरा समय दिया जाता है, बनाया जाता है, वो क्वेश्चन कम से कम आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और कुछ कॉमन सेंस लगाइए कि सर थोड़ा धीरा लिखिए ताकि लिखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा रुक जाइए, उतारने दीजिए। तो यह ऑनलाइन नहीं है कि रुका जाएगा, आप रोक दीजिए वीडियो और लिखिए उसको, एक बार और बता दीजिए तो एक बार और वीडियो को आप देखिए। तो थोड़ा सा इन चीजों में अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि यह पूरा डिजिटल दुनिया होने जा रहा है। हर चीज में आपको ऐसे ही प्रोसेस में कुछ ना कुछ सीखना होगा, समझना होगा। आगे देखिएगा, 24 हम बना दिए थे, क्वेश्चन नंबर 25 से देखिएगा। 25 नंबर में अब एक बात हम बोल रहे हैं, उसको खूब बारीकी से सुनिएगा। बिंदु स्थिति सदिश शीर्ष, बिंदु माने पॉइंट, पोजीशन, स्थिति सदिश माने पोजीशन वेक्टर, क्या होता है पोजीशन का, शीर्ष माने वर्टिसेस। जहां भी यह दिखाई दे आपको तो समझिएगा वहां वेक्टर नहीं दिया गया, वेक्टर निकालना है। जैसे बिंदु दिया रहे, इसका मतलब भी है कि आपको वहां पर OA का मान दिया है, OB का मान दिया है, OC का मान दिया है, आपको AB का मान निकालना है, आपको वहां से BC का मान निकालना है और आपको वहां से AC का मान निकालना है। अगर ये तीनों बात दिया रहे किसी भी क्वेश्चन में कि 3 बिंदुए, चाहे 3 बिंदुए जिनका स्थिति सदिश, चाहे त्रिभुज जिनका शीर्ष, यह बातें दिया रहे तो समझिए वहां पर डायरेक्ट आपको वेक्टर नहीं दिया गया, आपको वेक्टर वहां से निकालना है। तो 3 गो बिंदु जो दिया रहेगा आप उसका नाम दे सकते हैं OA, OB, OC, और वहां से आपको AB निकालना पड़ेगा, OB माइनस OA, आपको वहां से BC निकालना पड़ेगा, OC माइनस OB, आपको वहां से AC निकालना पड़ेगा, OC माइनस OA। समझ रहे हैं बात ना? तो यह तीनों चीज आपको डाटा यहां से निकालना होगा। अब यह बात आप बारीकी से नहीं सुनिएगा, एक्सरसाइज में काम करना शुरू कीजिएगा, सब फंस जाइएगा। लेकिन जहां पर दिया गया हो कि 3 सदिश, जहां पर शुरू में दिया गया हो सदिश दिया गया हो कि सदिश इतना इतना इतना, इसका मतलब है वहां आपको वेक्टर नहीं निकालना है, वो डायरेक्ट आपका वैल्यू दिया गया है, वेक्टर A का, वेक्टर B का, वेक्टर C का, या उसका कुछ नाम दे दीजिए, AB नाम दे दीजिए, BC दे दीजिए, AC दे दीजिए। जैसे अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें जिसका शीर्ष आ गया। तो शीर्ष आ गया तो 25 नंबर सवाल के लिए क्या लिखेंगे, 25 नंबर सवाल के लिए क्या लिखेंगे, वेक्टर OA। फिर एक बार सुनिएगा, जहां कहीं भी आपको बिंदु दिखाई दे दे, स्थिति सदिश दिखाई दे दे, शीर्ष दिखाई दे दे, सुनिएगा बात को बारीकी से, थोड़ा सा लापरवाही कीजिएगा, ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करते रह जाइएगा, कोई नेतागिरी कोई काम नहीं करेगा, अंडन हो जाइएगा। तो यह 3 को जो पॉइंट है, बिंदु, स्थिति सदिश और शीर्ष, जैसे यह पॉइंट आपको मिले इसका मतलब है यहां से हमको क्या करना है, वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर मिला नहीं है, वेक्टर निकालना है, यानी इसका मतलब है कि वहां से हमको AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना। अब हम इन तीनों के आधार पर आपको बताते हैं कि किस किस क्वेश्चन में जो है हमको वेक्टर निकालना है और किन किन क्वेश्चन में वेक्टर नहीं निकालना है। बारीकी से देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है जिसके शीर्ष, तो जैसे शीर्ष कह दिया तो यहां लिखेंगे वेक्टर OA। तो OA बराबर क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। फिर लिखेंगे OB, B के शीर्ष बिंदु को क्या लिखेंगे, वेक्टर के रूप में, वेक्टर OB। जैसे वेक्टर लग गया तो क्या लगेगा वहां ij k, यानी वेक्टर OB बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अब वेक्टर OC बराबर 3i कैप
प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। ये हो गया OA, OB और OC। तो यहां से हमको वेक्टर नहीं मालूम है, सबका स्थिति सदिश दिया गया, शीर्ष बिंदु दिया गया, यह तीनों बिंदु दिया गया था। अब यहां से हम वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर कैसे निकालेंगे? यहां से निकालेंगे वेक्टर AB। तो ये वेक्टर AB बराबर क्या लिखते हैं? वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। यही ना निकालते हैं, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। तो वेक्टर OB यानी 4i में से 2i गया, कितना बचा? कैलकुलेशन अपना से सही कर लीजिएगा। 2i, 5j में से एगो j गया, कितना j बचा? 1j बचा। और प्लस के माइनस माइनस प्लस यानी 2k। नहीं है ना जी? OB में से वेक्टर AB को क्या लिखेंगे? OB माइनस OA यानी B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। तो 4i में से 2i गया तो 2i, 5j में से 4 को गया तो 1j, और k माइनस माइनस प्लस यानी 2k। ये हो गया वेक्टर AB का मान। अब यहां से निकालते हैं वेक्टर BC। तो वेक्टर BC बराबर वेक्टर OC या माइनस वेक्टर OB। तो OC में से OB घटाइए, 3i में से 4i जाएगा तो क्या होगा? माइनस i कैप। 6i में से 5i जाएगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा जी? प्लस में j। यहां क्या है? माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 4 ठीक है। अब आइए वेक्टर AC। माइनस प्लस अपना सही कर लीजिएगा कैलकुलेशन। वेक्टर AC, तो AC में क्या लिखेंगे? वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। तो OC में से क्या घटेगा? OA। तो 3i में से 2i गया तो i कैप, प्लस 6j में से 4 को j गया तो प्लस 2j कैप, और माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 2k कैप। तो ये हो गया AB, BC और AC। यह सब में निकालना है। अब यहां से हमको समकोण दिखाना होगा तो क्या चाहिए? कि दो भुजाओं के वर्गों का जोगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। समबाहु दिखाना है तो क्या चाहिए? तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो। समद्विबाही दिखाना है तो क्या चाहिए? किसी दो भुजा की लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो लंबाई दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा? सबका हम क्या निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलेशन स्केलर होता है, जो मापांक होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वही ना लेंथ होता है, वही ना स्केलर राशि होता है। तो हम सबका क्या निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे। आइए इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB निकालेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी √9 यानी 3। इसका निकालिए BC का, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB को क्या लिख सकते हैं जी? नॉर्मल में AB। क्यों? क्योंकि अदिश है, स्केलर है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB को क्या लिख सकते हैं? AB। मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC को क्या लिख सकते हैं? BC बराबर इसका 1 1 16। तो 16 2 कितना हो गया? 18 होगा ना जी? अब यहां देखिए, इसको जोड़िए, इसको निकालिए तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC कितना हो जाएगा जी? I² यानी √1 प्लस 4 प्लस 4 यानी √9। तो हमको क्या दिखाना है? कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी दो भुजाओं के स्क्वायर का जो तीसरे के बराबर होना चाहिए। आइए तो देखते हैं। AB यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB का होल स्क्वायर, चाहे मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB को क्या लिख सकते हैं? AB का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC को क्या लिख सकते हैं जी? मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC बराबर AC। मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC बराबर नॉर्मल AC। तो AC का स्क्वायर बराबर, तो यहां पर है √9
तो √9 के होल स्क्वायर अब प्लस √9 के होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 9 और 9 18, ये हो गया AB प्लस AC का स्क्वायर। अब आइए तो BC, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC को नॉर्मल में क्या लिख सकते हैं, BC, तो BC है √18, यही ना है BC जी, तो रूट अंदर 18 का होल स्क्वायर यानी हो गया 18। तो क्या देख रहे हैं, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आ गया, यानी वेक्टर AB के स्क्वायर प्लस वेक्टर AC के स्क्वायर बराबर वेक्टर BC के स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, या वेक्टर AB के स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB, सेम बात है, प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC का होल स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB लिखिए या सिर्फ नॉर्मल AB लिखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC लिखिए या नॉर्मल सिर्फ AC लिखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC लिखिए या नॉर्मल BC लिखिए, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो हमको बिंदु दिया गया था, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस, क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस A, कैपिटल A कोमा कैपिटल B एंड कैपिटल C आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है कि जो दिए गए बिंदु है वह राइट यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब जितना 25 से लेकर 30 तक सवाल है सब में यही काम करना है। अगर दिख गया बिंदु स्थिति सदिश या शीर्ष, तो आपको वहां नाम देना है OA, OB, OC, नाम कुछ दे सकते हैं, OP, OQ कुछ भी, लेकिन जैसे और तीनों बात दिख गया तो वहां से हमको इसी रूप में वेक्टर AB निकालना पड़ेगा, वेक्टर BC निकालना पड़ेगा, वेक्टर AC निकालना पड़ेगा और उसका लंबाई निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसी को कहता, इसी सवाल को कहता कि दिखाइए समबाहु है, तो स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं था, सिर्फ जो मॉडुलस था तो हम लोग इस लंबाई को देखते, इस लंबाई को देखते और इस लंबाई को देखते। अगर ये तीनों बराबर रहता तो कहते समबाहु है। दो गो भुजा बराबर होता, माने मॉडुलस करने पर, मापांक निकालने पर दो गो साइड बराबर होता तो हम लोग कहते कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हर सवाल में इसी टाइप का होगा, बुझ रहे हैं बात ना, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बिंदु रहे, स्थिति सदिश रहे, शीर्ष रहे, तो वहां वेक्टर ज्ञात करना है, वहां लिखिएगा OA, OB, OC और वहां से वेक्टर AB निकालना होगा, BC निकालना होगा, AC निकालना होगा। तो इस बेस पर जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 25 नंबर हो, अब वहीं देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए थोड़ा सा कैसे आप जो है, अब दोनों में अंतर समझिए। 26 में क्या दिया गया, सदिश, सदिश इतना इतना इतना, यानी 26 नंबर में ना ही कहीं स्थिति सदिश लिखा है, ना ही कहीं शीर्ष लिखा गया है और ना ही कहीं बिंदु लिखा गया। इसका मतलब है कि इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसमें डायरेक्ट दिया गया है कि दिखाएं कि सदिश इतना इतना, यानी इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसमें डायरेक्ट सदिश दिया गया, वेक्टर दिया गया है। तो 26 नंबर में क्या लिखेंगे, 26 नंबर में लिखेंगे वेक्टर A बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर B बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर C बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। यह ABC दिया गया है। अब वहीं जैसे कह देता कि स्थिति सदिश, चाहे कहता शीर्ष बिंदु, चाहे कहता बिंदु A, तो अब हम ऐसे नहीं लिखते, तब लिखते वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, लेकिन यहाँ सुविधा कर दिया गया है, यहाँ डायरेक्ट सदिश दिया गया है। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, क्योंकि मॉडुलस निकालेंगे तबे ना
लेंथ मिलेगा, तभी ना मैग्नीट्यूड मिलेगा, तभी ना मापांक मिलेगा। तो यहां हो गया a बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a को a बराबर रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी हो गया रूट अंदर 6। उसी प्रकार निकालेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बराबर रूट अंदर 1 प्लस 9 प्लस 25 कितना हो गया जी, 25 और 10 रूट अंदर 35 हो गया 35 ना। अब इसके बाद निकालेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर c। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर c को क्या लिखेंगे, नॉर्मल में c, तो c बराबर क्या होगा जी, 9 16 और 16 तो कितना हो गया, रूट अंदर 41। अरे विद्यार्थी सब, a का मान भी मिल गया, b का मान भी मिल गया और c का मान भी मिल गया। अब हमको क्या दिखाना है 26 नंबर में, दिखाएं कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज माने दो भुजाओं के वर्गों का जोगफल तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो। आओ तो a मिल गया है। अगर हम यहां से आपसे कहें कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर a के स्क्वायर निकालना हो प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिखिएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर कहने का मतलब है रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस रूट 35 का होल स्क्वायर, यही ना लिखोगे। तो ये हो गया 6, ये हो गया 35, तो 35 और 6 41। अब आइए c का यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर c का होल स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर c का मान कितना आया है, रूट 41। तो रूट 41 के होल स्क्वायर माने 41। तो क्या देखिए, दो भुजाओं के वर्गों का जोगफल तीसरी भुजा के बराबर आ गया। यानी यहां से आप क्या देखे, यहां से आप देखे कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर a के स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b के स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर c के स्क्वायर, यही ना। या इसी को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a को नॉर्मल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो दिया गया सदिश है यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। दिया गया सदिश क्या कह रहा है कि यह जो है समकोण त्रिभुज बनाता है। तो लिखेंगे कि हेंस गिवन वेक्टर फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, यानी दिया गया जो सदिश है वह सदिश क्या दिखाता है, क्या बनाता है, तो समकोण त्रिभुज जो है वह दिखाता है। समझे ना जी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, पी क्यू आर एस के स्थिति सदिश, फिर आ गया ना स्थिति सदिश। तो अब स्थिति सदिश में क्या लिखेंगे, P के स्थिति सदिश को लिखेंगे वेक्टर OP, Q के स्थिति सदिश को लिखेंगे वेक्टर OQ, R के स्थिति सदिश को वेक्टर OR और S के स्थिति सदिश को वेक्टर OS। इतना सब दिया गया वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या निकालना, RS और PQ। तो यहां से पहले आप वेक्टर PQ निकालिएगा। तो वेक्टर PQ बराबर क्या लिखिएगा, वेक्टर OQ और माइनस वेक्टर OP लिखा जाएगा ना। और उसके बाद निकालिएगा वेक्टर RS। तो वेक्टर RS बराबर क्या लिखिएगा, वेक्टर OS माइनस वेक्टर OR। आई दोनों वेक्टर को निकालिएगा, आप पाइएगा कि एक वेक्टर दूसरे का कितना गुना आ गया, 2 गुना आ गया, लैम्डा टाइम आ गया। इसका मतलब क्या है, समानांतर है। 29 नंबर सवाल देखिए। इसी प्रकार जो है 27 28 सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिखाएं कि 3 बिंदु है जिनका स्थिति सदिश इतना इतना है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो आप फिर यहां से देख रहे हैं कि बिंदुए दिया गया है, बिंदुए यहाँ डायरेक्ट सदिश नहीं दिया गया है। तो यहाँ नाम क्या देंगे जी, वेक्टर OA। 29 में क्या नाम देंगे, वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC।
समझ रहे हैं ना। तो इसका वेक्टर OA, तो यहां से निकालेंगे वेक्टर AB, वेक्टर BC और वेक्टर AC। बुझा रहा है। क्या करेंगे, यहां से वेक्टर AB निकालेंगे, यहां से वेक्टर BC या वेक्टर AC, और उसके बाद क्या करेंगे, जितना वेक्टर निकाले हैं सबका मॉडुलस निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, और देखेंगे कि अगर जो मापांक निकाले हैं अगर तीनों मापांक आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि दिए गए बिंदु क्या है, समद्विबाहु कह रहा है। तो समद्विबाहु मतलब दो को बराबर होना चाहिए, यानी AB BC AC जो हम निकाल रहे हैं, तो तीनों वेक्टर में से किसी दुगो का मॉडुलस बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, यह समद्विबाहु है। समझे ना। तो आगे देखिएगा कि जो अभी हम बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 29, तो क्या दिया गया लाइन पर, ये तीन बिंदुए दिया गया कि मतलब डायरेक्ट यहाँ सदिश नहीं दिया गया। मींस दैट यहाँ लिखिए वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, सब डाटा लिख दीजिए। जो तीन को सदिश दिया गया है, जो तीन को बिंदु दिया गया है, सब में IJK लगा के लिखिए। नहीं, उसके बाद यहां से निकालिए वेक्टर AB, कैसे निकलता है जानते हैं ना। उसके बाद निकालिए वेक्टर BC, उसके बाद यहां से निकालिए वेक्टर BC, फिर निकालिए वेक्टर AC, वेक्टर BC और फिर निकालिए वेक्टर AC। AB कैसे निकलेगा, OB माइनस OA, BC कैसे निकलेगा, OC माइनस OB, AC कैसे निकलेगा, OC माइनस OA, यही ना निकलेगा जी। उसके बाद क्या कीजिए, जो भी वेक्टर आएगा उसका मॉडुलस निकाल दीजिए। मॉडुलस माने AB का मान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या निकाल दीजिए, वेक्टर BC, यानी वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC कहने का क्या मतलब है, सिर्फ BC, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC, इसका क्या मतलब है, AC। क्या दिखाना है, समद्विबाहु। तो अगर कोई यह लेंथ, चाहे यह लेंथ, चाहे यह लेंथ, इन तीनों में से कोई दो को बराबर आ गया, इसका मतलब है समद्विबाहु है। अगर कहता समबाहु, तो ये तीनों बराबर होना चाहिए। इस तरह से आपका ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 29। लेकिन जैसे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में, तो यहाँ आपको डायरेक्ट सदिश दे दिया गया है विद्यार्थी सब। 30 नंबर में कोई OA OB OC लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सदिश दे दिया गया है। 26 नंबर यानी 26 जिस तरह बनाए थे सेम ऐसे ही बनेगा 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ सदिश दे दिया गया है, यानी 30 नंबर में सदिश दिया गया। पहला का नाम दे दीजिए वेक्टर A, दूसरा का नाम दे दीजिए वेक्टर B और तीसरा का नाम दे दीजिए वेक्टर C। उसके बाद मॉडुलस ऑफ वेक्टर A निकालिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B निकालिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर C निकालिए, यानी A निकल जाएगा, B निकल जाएगा, C निकल जाएगा। किसी दुगो का स्क्वायर करके जोड़िए, तीसरा का स्क्वायर के बराबर आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। यह होगा क्वेश्चन नंबर 30। फिर देखिएगा 31, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां दिया गया साबित करें कि तीन बिंदुए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बिंदुए ना दिया गया है, तो बिंदुए दिया गया है, तो यहां लिखिएगा वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC। यहां से निकालिएगा वेक्टर AB, फिर AB कैसे निकालिएगा, OB माइनस OA, फिर यहां से निकालिएगा वेक्टर BC, OC माइनस OA, यहां से निकालिएगा वेक्टर AC, यानी OC माइनस OA, यहाँ OC माइनस OB, और उसके बाद सबका मॉडुलस निकालिएगा, AB, मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC और मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC। तो समबाहु कह रहा है, तो यार तीनों लेंथ क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बुझ रहे हैं बात नजीब। फिर देखिए 32 नंबर में फिर बिंदुए दिया गया है, तो 32 में ही OA नाम दीजिएगा, OB नाम दीजिएगा और OC नाम दीजिएगा। वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, और यहां से निकालिएगा आप वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर AC, और सबका मॉडुलस निकालिएगा। तीनों लंबाई सेम आ गया, तो इसका मतलब है कि समबाहु है। अब 32 में समकोण कह रहा है, तो दो भुजाओं के वर्गों का जोगफल तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 33 में भी दिया गया बिंदुए, यहाँ भी OA, वेक्टर OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC का मान दिया गया। यहाँ भी आपको वेक्टर निकालना है, लेकिन 34 में सदिश दिया गया, सदिश इतना इतना के जोगफल दोनों को जोड़ दो,
34 नंबर में दोनों क्वेश्चन को जोड़ दो, आज जो आएगा उसको मान लो कि सी वेक्टर, और सी का इकाई सदिश निकाल दो। 35 हम बना चुके हैं, 36 भी बता चुके हैं कि ए या बी को जोड़ दो, 37 नंबर भी बता चुके हैं, 38 भी बता चुके हैं, 39, 40, 41 हम खुद बनाए थे। अब थोड़ा सा 41 नंबर जो सवाल बना है उसमें उन बच्चों को परेशानी हुआ होगा जो हमारे आई बैच के स्टूडेंट हैं, आई बैच के जो स्टूडेंट थे उनको परेशानी हुआ होगा क्योंकि उनके बैच में डिटर्मिनेंट नहीं शुरू हुआ था, तो उनको थोड़ा परेशानी हुआ होगा क्योंकि वह डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं। तो थोड़ा बहुत हम डिटर्मिनेंट यहाँ बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, बाकी जो है थोड़ा सा आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हम हिंट दे देते हैं कि डिटर्मिनेंट को जो है आप लोग कैसे सोल्व करेंगे। बाकी जितने बच्चों का जो है जिन जिन क्वेश्चन पर कमेंट था लगभग जो है उन सारे कमेंटों को जो है उन सारे क्वेश्चन को हम कवर कर दिए। और फिर जो है आपको हम वो बात दोहरा रहे हैं कि यदि बार बार आप बातों को नहीं सुनिएगा कि किसको ओए ओ बी ओ सी लिखना है और किसको डायरेक्ट वेक्टर लिखना है, इन बातों को जो आप नहीं सुनिएगा, वीडियो को बार बार नहीं सुनिएगा, दिमाग कंसंट्रेट नहीं रखिएगा, तो यहाँ से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए सिलेबस इतना ज्यादा है कि बताया होगा बात संभव है फिर बताना, आपको उन चीजों को सुनना होगा। बार बार कहा गया है कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यह एक ऑप्शनल व्यवस्था है, यह कभी भी आपकी ऑफलाइन क्लास में की तरह कभी नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग को भी एफर्ट करना पड़ेगा और आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए हर एक बात को सुनिए और जो भी बात जिस दिन का जो वीडियो है उसी दिन वो कवर कर लीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। थोड़ा बहुत अब हम डिटर्मिनेंट के विषय में बता देते हैं आई बैच के बच्चों के लिए। बाकी लगभग जो भी बच्चे जो एक पॉजिटिव वे में जानने के लिए पूछे थे उन बच्चों को जो है सारे सवालों को हम यहाँ अपडेट कर लिए, और जो एक दो निगेटिव बच्चे उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है, कारण कि वो बस ऐसे ही अनवांटेड कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो उन लोगों को कभी हमेशा इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन जो बच्चे जानने के लिए पूछे थे, जिनका जो डाउट था, वह सारे क्वेश्चन पर जो है हम लोग काम कर दिए, सारा क्वेश्चन को फिर से हम एक बार बता दिए। और अब जिन आई बैच के बच्चों का कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम था कि जो 41 नंबर सवाल में डिटर्मिनेंट जो सोल्व किए थे वही नहीं समझ में आया था, तो ऑब्वियसली है कि नहीं समझ में आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है आई बैच में अभी शुरू नहीं हुआ था। तो डिटर्मिनेंट के विषय में हम कुछ कुछ बात बताते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिएगा डिटर्मिनेंट जो है कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सबसे पहले मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़े थे, तो मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स जो होता था किसी भी ऑर्डर का हो जाता था, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर रूप में होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स यहां दिया है A बराबर A11, तो जैसे इसको हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट को सूचित करते हैं इस साइन से, या इसको ऐसे लिखते हैं, या इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट A। तो यह हम लोग ऐसे इसको A11 लिखते हैं और इसका वैल्यू हो जाता है A11। यह 2/2 1/1 का मैट्रिक्स था। फिर अगर मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट B है, यहां दिया गया है -2, तो आप भूल के भी इसको +2 मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये कटा जाएगा। यह मॉडुलस का साइन नहीं है कि आप निगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना बात। यानी यहाँ पर डिटर्मिनेंट B जब निकले, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, एक मैट्रिक्स है, सपोज मान लीजिए कि यह एक मैट्रिक्स है, नहीं तो इसको डिटर्मिनेंट में लिखिएगा तो ये हो गया B डिटर्मिनेंट -2, तो कभी भी इसको +2 मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। यह मॉडुलस का साइन नहीं है, यह डिटर्मिनेंट का साइन है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यानी डिटर्मिनेंट B का वैल्यू हो गया -2। तो 1/1 का डिटर्मिनेंट होता है तो ऐसे सोल्व करते हैं। जब 2/2 का होता है तो जिस तरह से हम जनरल मैट्रिक्स आपको पढ़ाए थे आई बैच वाले, कंसंट्रेट होकर सुनिए कि जब आपको मैट्रिक्स हम पढ़ाए थे 2/2 ऑर्डर का पढ़ाए थे, तो जनरल रूप में मैट्रिक्स क्या था, यानी A बराबर क्या था, A11 A12 A21 A22, याद है, यही ना मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे 2/2 का जनरल रूप में। तो इसको जब डिटर्मिनेंट के रूप में हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखते थे, सिम A11 A12 A21
A22। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे तो देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी यह जो डायगोनल होता है वह कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, और यह जो होता है ऑफ डायगोनल, ऑफ माने ओ एफ नहीं, ओ डबल एफ, ऑफ डायगोनल। यानी इसको कैसे सोल्व करते हैं कि 2/2 का जब मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं और इसको सोल्व करना रहता है तो कैसे लिखते हैं, ये दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी A11 इंटू A22 माइनस, अब उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, यानी A21 इंटू A12। समझ रहे हैं बात मजीद? यानी अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सवाल दिया गया है, यहां देखिएगा कि अगर A बराबर यहां दिया गया है, कोई मैट्रिक्स है, A बराबर कोई मैट्रिक्स है 3 1 2 4, और इसको जैसे हम लोग डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं तो क्या हो गया 3 1 2 4। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, डिटरमिनेंट A बराबर, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा कितना हुआ 12 माइनस 2 1 जा 2, यानी 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, यानी डिटरमिनेंट A का वैल्यू कितना हो गया जी 10 हो गया। इस तरह हम लोग 2/2 का जब डिटरमिनेंट रहता है 2/2 के रूप में रहता है तो अब हम लोग इसको ऐसे सोल्व करते हैं। थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसका जो जनरल फॉर्म होता है 2/2 का तो लिखते हैं A11 A12 A21 A22, डिटरमिनेंट का साइन लिखे, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल यानी मेन डायगोनल का जो एलिमेंट है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो 2 डायगोनल होता है, 2 विकर्ण होता है, तो इसमें का जो डायगोनल के एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें से जो ऑफ डायगोनल पर का एलिमेंट है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा दिए। सिमिलरली यहाँ हम लोग एक एग्जांपल देखें, 3 1 2 4 दिया गया है, नहीं तो इसको डिटरमिनेंट में लिखे 3 4 जा 12 माइनस 2, यानी कितना हो गया 10, तो ये हो गया 2/2 का डिटरमिनेंट। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 3/3 का, जो रियल में आपका प्रॉब्लम था कि 3/3 का कोई भी जो डिटरमिनेंट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो एक हम लोग देख लेंगे 3/3 का। आई बैच वाले आप में डिटरमिनेंट शुरू नहीं हुआ था तो आप में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो बेसिक बातें हैं जिन चीजों के आधार पर हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं वह लगभग आपको जो है हम यहीं पर क्लियर कर देते हैं, ताकि अब डिटरमिनेंट कहीं भी यहाँ आएगा तो आपको परेशानी तो होगी लेकिन बहुत परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, अगर अब हम आपसे कहें कि 3/3 का एक मैट्रिक्स बोलिए जो जनरल फॉर्म में यानी सामान्य ऑर्डर में 3/3 का मैट्रिक्स हो, तो बोलिए तो आई बैच वाले दिमाग में है क्या होगा, A11 A12 A13, यही ना होगा जी। उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33, यह हो गया मैट्रिक्स कितना बाई कितना ऑर्डर का जी 3/3 ऑर्डर का, है ना। आगे देखिएगा, इसी को जब डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे तो डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होगा ना। अब देखिएगा इसका साइन, यहां थोड़ा समझ लीजिएगा इसका साइन, चलो रुकिए अभी देख लीजिए। इसको बोलते हैं, आप जानते हैं यह है R1, यह है R2 और यह है R3। नहीं, यह जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है यह C1 है, यह C2 है और यह C3 है। कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं देखिएगा, यहां लिखते हैं A11 और उसके पहले क्या लिखते हैं खूब बारीकी से देखिएगा, यहां लिखते हैं -1 के पावर, और ए का एक जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 2, तो यहां लिखते हैं 2, A11 हो गया। और A11 में इसका रो छोड़ देते हैं या कॉलम छोड़ देते हैं, तो ये रो छूट गया कॉलम छूट गया तो क्या बचेगा जी A22 A23 A32 और A33। बाकी आप टेक्निकली देख लीजिएगा। फिर A12 तो यहां लिखेंगे प्लस -1 के पावर, यहां लिखेंगे A12
तो ए का 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ जी? 3 ना हुआ, तो -1 के पावर 3 इंटू, अब आ जाइए इसका पूरा कॉलम छोड़ देंगे और इसका पूरा रो छोड़ देंगे तो क्या क्या बचेगा? A21 A21 A23 A31 और A33, फिर A13 यानी तीसरा जब एलिमेंट लेंगे तो A13 तो -1 के पावर 1 और 3 कितना हो गया? 4। अब A13 लेंगे तो इसका पूरा कॉलम छोड़ दिए, इसका पूरा रो छोड़ दिए तो क्या होगा? A21 A21 A22 A11 A21 A22 A31 और A32, यही ना हुआ जी? देखिएगा क्या करना है, पूरे बात का क्या मिस्ट्री है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। हम R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया है तो क्या हुआ इसका मतलब? देखिएगा बारीकी से, जब A11 लिया जाएगा तो इसका रो छोड़ दिया जाएगा, कॉलम छोड़ दिया जाएगा तो क्या बचा? A22 A23 A32 A33। इसके साथ साइन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? -1 के पावर, क्या लिखते हैं जी? -1 के पावर 2। इसका मतलब है 2 कहां से आया? ये दोनों को जोड़े 1 और 1 2। फिर देखिएगा जब यह एलिमेंट लेंगे A12 साइन चेक करने के लिए क्या लिखेंगे? -1 के पावर और 2 है 3, तो यहां क्या हो गया? 3। अब A12 लेंगे तो ये पूरा कॉलम छूट गया, ये पूरा रो छूट गया, तो क्या बचेगा? A21 A23 A31 और A33, यही ना जी? आगे बढ़िए, जब A13 लेंगे तो तो A13 में क्या बचेगा? इसका पूरा कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? A21 A22 A21 A22 A31 और A32। अब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो -1 के पावर जब इवन नंबर रहता है, इवन नंबर माने जब सम संख्या होता है तो -1 का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन -1 के पावर जब ऑड नंबर होता है यानी विषम संख्या होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। तो यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हो गया A11 इंटू, यह तो सोल्व करना आप जानते हैं ना, तो क्या लिखिएगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। -1 के पावर 3 है, मतलब 3 कहने का मतलब विषम संख्या है, तो यहां साइन हो गया निगेटिव, तो यह हो गया A12 और यहां हो गया A21 A33 माइनस A31 A23, यही ना? अब आइए -1 के पावर 4 यानी सम संख्या, तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस A13। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनिएगा। A21 इंटू A32 ये हो गया। आई दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसको सुनिएगा। माइनस ये दोनों को गुना करके घटा देंगे यानी A31 इंटू A22। तो यह सोल्व करने का तरीका हो गया। लेकिन ये तो हम किसके अकॉर्डिंग सोल्व किया है? R1 के अकॉर्डिंग सोल्व किया है। ये जरूरी नहीं है कि आप R1 के अकॉर्डिंग सोल्व कीजिएगा, आप R2 के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, आप R3 के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, आप C1 के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, आप C2 के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, आप C3 के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना जी? तो किसी भी चीज के लिए सोल्व करने के लिए साइन लिखने का तरीका क्या है कि जैसे देखिएगा, यहां है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका साइन क्या होता है कि दोनों को जोड़िए, जोड़ने पर यदि सम संख्या मिलेगा तो साइन पॉजिटिव होगा, इवन ऑड नंबर मिलेगा विषम संख्या तो निगेटिव होगा। तो यहाँ साइन चेक कर A11 तो यहाँ हो गया +12 यानी ऑड नंबर विषम संख्या तो माइनस प्लस, फिर यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो गया
प्लस माइनस प्लस, यानी जब R1 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो शुरुआती साइन प्लस में होगा, जब R2 के अकॉर्डिंग R1 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो बीच वाला टर्म निगेटिव में होगा और लास्ट वाला टर्म किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यह जो एक बेसिक तरीका है, क्लास में हम लोग जब इस चैप्टर को शुरू करते हैं डिटरमिनेंट पढ़ना रहता है तो इसको और विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग यह चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग का जो चैप्टर है वह दूसरा चैप्टर है, तो यह थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हुआ कि आप 3/3 के डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे। यह कॉपी में अपना जो है नोट कर लीजिएगा, माइनस प्लस चेक कर लीजिएगा, यह दोनों जोड़िएगा, ये जोड़ने पर विषम संख्या आ जाए तो साइन निगेटिव होगा, जोड़ने पर सम संख्या आ जाए तो साइन पॉजिटिव होगा। जैसे यहां देख रहे हैं 1 1 2 पॉजिटिव, यहां निगेटिव, फिर यहां पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहां पर 3 1 4 पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। अब एक आध क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, इस आधार पर आप बनाइए और फिर आगे जो है डिटरमिनेंट से रिलेटेड जहां भी फैक्टर में आएगा सवाल आप प्रयास कीजिएगा जो आप एक बार में बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, यहाँ है 1 2 3 0 2 5 3 1 2। मान लीजिए इसको सोल्व करना है R1 के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखेंगे वो, ये किस जगह पर है, A11 पर है, एक किस जगह पर है, A11 पर, तो A11 पर क्या होता है, अभी पढ़े हैं ना जी, साइन क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यही ना पढ़े हैं। तो एक लेंगे जब एक, तो क्या करेंगे, इसका रो छूट गया, इसका कॉलम छूट गया, तो क्या लिखेंगे 2 5 1 2, यही ना। अब देखिएगा जब 2 लेंगे बीच वाला तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा निगेटिव, तो इसका पूरा कॉलम छूट गया, रो छूट गया, तो क्या बचा 0 5 3 2, यही ना बचा। जब 3 लेंगे तो +3, 3 लिए तो इसका रो कॉलम छूट गया, तो 0 2 3 1। अब सोल्व कर दीजिए, 2 2 4 -5, यहां आ जाइए -2, अब ब्रैकेट में ये हो गया कितना जी 0 -15, आई हो गया +3 इंटू 0 -6। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यानी क्या देखे, इसका जगह है A11, तो A11 कहने का मतलब है A का 1 2, तो यहाँ साइन पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव में है। यह किस जगह पर है A12, तो यहाँ का मतलब साइन क्या होगा निगेटिव, तो देखिए ये पूरा टर्म निगेटिव में। और यहाँ A13 यानी यह क्या है पॉजिटिव, तो लास्ट वाला टर्म देखिए पूरा पॉजिटिव। जो टर्म लेंगे उसका रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, जैसे 1 लिए तो इसका रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिए, तो क्या बचा 2 5 1 2 2 5 1 2। जब ई एलिमेंट लेंगे तो यहाँ निगेटिव साइन होगा, लेकिन अगर ये 2 ऑलरेडी निगेटिव में दिया रहता तब क्या होता, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता प्लस हो जाता। अब यहाँ 2 लेंगे तो इसका कॉलम छोड़ दिए, इसका रो छोड़ दिए, तो क्या बचा 0 5 3 2 0 5 3 3 2। जब 3 लिए तो 3 का जगह क्या है A13 यानी प्लस, तो +3, इसका पूरा कॉलम छूट गया, रो छूट गया, तो क्या बचा 0 2 3 1 0 2 3 1। और उसके बाद आप सोल्व कर दीजिए, ये दोनों को गुना करना है, इसमें से ही घटाना है, 4 -5, यहाँ साइन हो गया माइनस, तो 2 और यहाँ हो गया 0 -15, फिर यहाँ हो गया +3, ये हो गया 0 -6। इसको सोल्व कर लीजिए। तो आई होप कि बहुत क्लियर तो आपका नहीं हो पाया होगा, क्योंकि जब क्लास में इस चैप्टर को पढ़ते तो आराम से एक एक बात चर्चा करते, आपसे एग्जाम्पल पढ़वाते बनवाते, सब कुछ क्लियर होता। लेकिन बेसिक जब आप एक आध बार इन बातों को सुनिएगा देखिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि डिटरमिनेंट कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, और उसी आधार पर 41 का डिटरमिनेंट जो है वह सोल्व हुआ। आई बैच के विद्यार्थी थोड़ा सा आप इस चीज को फोकस करके 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा। और इस तरह से आज का जो क्लास था वो कंप्लीट डाउट क्लियरिंग क्लास था, DCC डाउट क्लियरिंग क्लास था, जिसमें पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जितना क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चन को हम एक बार रिवीजन करा दिए, एक बेसिक बात बता दिए। आपका काम है कि आज तक जितना बातें हुआ है आज तक आप अपडेट हो जाइए, ताकि कल से आपको फिर कोई परेशानी नहीं हो। इस तरह से हम लोग आज रहने देते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।